दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 पर। आपको पता है, लगातार आप सभी के बीच में एक एक सब्जेक्ट के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो हम आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं। आज का जो यह वीडियो आपके बीच में जा रहा है, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत यानी कहा जाए एजुकेशन सेकंड पेपर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है फर्स्ट सेमेस्टर कॉपी कैसे लेके। बिल्कुल, अगर देखा जाए, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपको ये तौर तरीका जरूर पता लग रहा होगा कि हम परीक्षा पीरियड में अपनी कॉपी को कैसे लिखेंगे। देखिए, जो अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है आपके बीच में, यह दूसरा लेक्चर जा रहा है। हमने पहला जो लेक्चर था वो ऑलरेडी आपके बीच में हमने दे दिया है। अगर आप दूसरे लेक्चर को भी जो है पूरा जरूर वॉच करिएगा, है ना। सबकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा आपके लिए जो है प्रथम सेमेस्टर की संपूर्ण नोट्स उपलब्ध है। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप यहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो दिए गए नंबर 9452331053 पर आप संपर्क करिएगा। ठीक है, वहां से भी आपको बेहतरीन सुविधाएं मिल पाएंगी। देखिए, कहा जा रहा है परीक्षा के लिए रामबाण। जाहिर सी बात है, ये जो अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, देखा जाए तो आपकी परीक्षा के लिए ये रामबाण साबित होगा, क्योंकि इस परीक्षा कहा जाए इस जो है सीरीज में आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं दी जा रही हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आपसे मैं कहना चाहूँगा, आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल पाता है, प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे आवश्यक इसलिए होता है कि मेरे पढ़ी पढ़ाई चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं बार बार आपसे मांग करता हूं कि भैया आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिए। ठीक है, चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। देखिए, श्रृंखला स्टार्ट हो रही है। पहला लेक्चर आपके बीच में जा चुका है, अगर उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को जरूर देखिए। कहा जा रहा है शिक्षण सूत्र से आपका क्या अभिप्राय है। जो शिक्षण सूत्र होता है, मैंने आपको एक बेहतरीन श्रृंखला जब कोर्स आपका चल रहा था, ठीक है, हालांकि कोर्स के तहत ये भी है ना, कहा जा रहा है शिक्षण सूत्र से आपका क्या अभिप्राय है। शिक्षण सूत्र जो है शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें यह ध्यान में रखकर शिक्षण करके जो है शिक्षक अपने छात्रों को उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। यानी आपसे कहा जा रहा है शिक्षण सूत्र क्या होता है। शिक्षण सूत्र आपका यही होता है, जैसे आपने देखा होगा एक जो है बीच में मैं मानता हूँ कि यहाँ आप एक भैंस बांध दीजिए और इसी के इर्द गिर्द आप जो है चीज़ों को जैसे जितना बड़ा भैंस की रस्सी होगी, है ना, जिसमें बंधी होती है, उसी के इर्द गिर्द आपकी भैंस घूमती है। तो शिक्षण का सूत्र भी वही काम करता है कि हमें एक निर्धारित जो है चीज़ों में रहकर पढ़ाना होता है। कौन सा, जैसे आप कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कक्षा 1 के बच्चों को हम इंटरमीडिएट की चीज़ें पढ़ाएंगे, नहीं, उसके लेवल को ध्यान में रखकर मुझे पढ़ाना होता है। शिक्षण सूत्र कहा जा रहा शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके जो है शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खेल की कोई एक परिभाषा दीजिए। देखिए, खेल विधि भी है ना, इसकी एक परिभाषा आपको देना है। अब यहाँ देख लीजिए, म्यूलिक के अनुसार जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करें वही खेल है। भाई, खेल में आपको कोई भी बाध्यता नहीं होती है ना। जब आप मैदान पर उतर जाते हैं तो वहाँ आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर खेलते हैं, नहीं अब यहाँ मेरे लिए कोई भी दबाव नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ कहा जा रहा है, म्यूलिक के अनुसार जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करें वही हमारा खेल कहलाता है ना। अब यहाँ देखिए, खेल की एक परिभाषा आपको देना। अब खेल क्या है इसको भी देख लीजिए। देखिए, खेल क्या है, ह्यूजेस के अनुसार वह विधि जो छात्रों को उसी उत्साह से सीखने की योग्यता प्रदान करती है जो उनके स्वाभाविक खेल में विद्यमान है, खेल विधि के नाम से जानी जाती है ना।
आपने देखा, फिर से समझिएगा, कहा जा रहा है ह्यूजेस एंड ह्यूजेस के अनुसार वह विधि जो छात्रों को उसी उत्साह से सीखने की योग्यता प्रदान करती है जो उनके स्वाभाविक खेल में विद्यमान है, उसे हम खेल विधि के नाम से जानते हैं, है ना। देखिए ये सब सारी चीज़ें आप अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं, है ना। खेल में बिल्कुल आप स्वतंत्र होते हैं, वहाँ पर किसी का कोई भी जोर जबरदस्ती दबाव नहीं होता है ना। इसे हम खेल कह सकते हैं। ये अपने लैंग्वेज में, अगर मैंने तो यहाँ आपको बता दिया, लेकिन आप अगर अपने लैंग्वेज में लिखते हैं तो मेरे हिसाब से आप मुझसे बेहतर लिखने का प्रयास जरूर करेंगे, है ना। चलिए, हैंडसन के अनुसार क्रिया शिक्षण की क्या परिभाषा है। देखिए ये हैंडसन एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार जो क्रिया शिक्षण है उसकी क्या परिभाषा बन सकती है। देखिए मैं कहना चाहूँगा, जैसे ये पर्सनल हैंडसन के अनुसार पूछा गया है, खुदा न खास्ता इनके अनुसार अगर नहीं आ रहा है तो क्रिया शिक्षण क्या होता है ये आप अपने अनुसार लिख दीजिए, लेकिन यहाँ इनका नाम लिख दीजिए कि हैंडसन के अनुसार क्रिया शिक्षण की परिभाषा, ठीक है। अब यहाँ जैसे इन्होंने लिखा है, क्रिया सामाजिक तथा मानसिक होती है, और जो है चहलकदमी आत्म जो है अभिव्यक्ति तथा आत्मक्रिया इसके अंग हैं, ठीक है। आपको अगर ये चीज़ें नहीं याद आ रही तो आप अपने हिसाब से लिख दीजिए कि क्रिया शिक्षण क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 नंबर में है तो हर हाल में आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसी से रिलेटेड होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको जो है कहा जा रहा है कि क्रिया शिक्षण लिखने के लिए तो आप कुछ और लिख रहे हैं, नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसी से कोरिलेट करते हुए आप लिखिएगा, 100% नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर अगले क्वेश्चन में कहें तो कॉमेनियस के अनुसार शिक्षक का क्या कार्य होता है। भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या कार्य है, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है जब आप भविष्य के भावी शिक्षक बने हैं, ठीक है, आप 1 महीने के लिए टीचिंग पर जब जाते हैं तो वहाँ आप एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, है ना। तो यहाँ वही पूछा जा रहा है कि ये कॉमेनियस एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार शिक्षक का क्या कार्य होता है। तो कहा जा रहा है कॉमेनियस ने सबसे पहले इस बात का विरोध किया था कि शिक्षक का कार्य केवल छात्रों तक सूचना पहुंचाने का है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाए। भाई मैंने आपको बताया है, आज के समय में अगर आप टीचिंग कार्य कर रहे हैं और एक छोटे से बच्चे के साथ आप टीचिंग कार्य कर रहे हैं तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया करने का अवसर दें। अगर बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया करने के अवसर देते हैं तो जो ज्ञान वो सीखेगा वो हमेशा के लिए परमानेंट होता है, ठीक है, वो हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप कोशिश ये करें कि जो है शिक्षा व्यवस्था हमारी जो टीचर्स बन रहे हैं उनकी जो शिक्षा व्यवस्था ऐसी, यहाँ तो उन्होंने देखा कि पहले जो टीचर थे उनका जो कार्य था सिर्फ सूचना पहुँचाने का था, लेकिन आज के समय में ये कार्य नहीं रह गया। आप एक मार्ग प्रदाता के रूप में काम करते हैं। सिर्फ आप जो है कभी आपने देखा होगा, अभी बच्चे को 1 डंडा दे दीजिए तो कल से उसका विरोध होने लगता है ना। तो यहाँ कहा जा रहा है शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक को क्रिया के माध्यम से, देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ है, बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाए। यही इस लाइन का सबसे फैक्ट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना। इसे आप नोट करिएगा। ये पूछा भी जा सकता है कि कॉमेनियस के अनुसार या किसी पर्सनल साइंटिस्ट के अनुसार अगर ना पूछा जाए तो पर्सनली पूछ लिया जाएगा कि शिक्षक का क्या कार्य होता है ना। तो आप इस चीज़ को लिखेंगे। अगला कहा जा रहा है यदि आप छात्र की बुद्धि का विकास करना चाहते हैं तो उस गति को विकसित करना चाहिए जिसे उसको नियंत्रित करना है ना। आगे कहा जा रहा है उसे बुद्धिमान तथा तार्किक बनाने के लिए जो है बालक को स्वस्थ बनाइए। यह कथन किसका है? रूसो का है। ये बिल्कुल फेमस कथन है ना। अगला है, देखिए गुड के अनुसार निदान का क्या अर्थ है। भाई लोग कहते हैं कि भाई चलिए उनकी समस्याओं का हम निदान करते हैं, है ना। तो आप इस निदान के शब्द से ही हमें लगता है कि वाकिफ होंगे कि निदान का क्या अर्थ हो सकता है ना। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल यहाँ गुड के अनुसार पूछा है तो आप अपने हिसाब से लिखिए यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक अधिगम का पार्ट है, ठीक है। निदान एक अधिगम का पार्ट होता है, अधिगम में सीखने का पार्ट होता है ना। तो यहाँ वही कहा जा रहा है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना हमारा निदान कहलाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक की चीज़ें तो आपके स्पष्ट हो गई होंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन है खेल विधि पर ह्यूजेस एंड ह्यूजेस का विचार लिखिए। ठीक है, ये भी मनोवैज्ञानिक है, महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उनमें स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, प्रायः खेल या क्रीड़ा विधि कहलाती है। ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। अगला क्वेश्चन है जो है इस उद्यान में बालक पौधे, पाठशाला, बगीचा तथा शिक्षक माली होता है ना। ये किंडरगार्टन प्रविधि है जिसके जनक हैं फ्रॉबेल महोदय हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि किंडरगार्टन प्रविधि के जनक कौन है, तो आप कहेंगे फ्रॉबेल हैं। यह पूछा जा सकता है कि फ्रॉबेल को किस विधि का जनक माना जाता है, तो आप कहेंगे जो है किंडरगार्टन। किस तरह से क्वेश्चंस बनता है, क्वेश्चंस की प्रकृति को भी आप समझते हुए चलिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चंस कहा जा रहा है, देखिए भाषा शिक्षण की दक्षताएं कौन सी हैं। भाषा शिक्षण की दक्षताएं कौन सी हैं? सुनना हो गया, बोलना, पढ़ना तथा लिखना, ये भाषा शिक्षण की दक्षताएं होती हैं। भाई आप सुन नहीं पाएंगे तो भाषा शिक्षण में आप दक्ष नहीं हो पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे तब भी आप दक्ष नहीं हो पाएंगे। इनमें से जो मैंने 4 चीज़ें आपको बताया, सुनना हो गया आपका, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना। अब विचार करें, भाषा शिक्षण आप सीख रहे हैं, अगर इसमें से किसी भी तरीके से आप वाकिफ नहीं है, जैसे आपको 3 चीज़ें आ रहा, पढ़ना हो गया, बोलना हो गया, लिखना हो गया, ये 3 चीज़ें अगर आपको आ रहा है, आप सुन नहीं पा रहे हैं, तो आप भाषा शिक्षण में दक्ष नहीं हो पाएंगे, है ना। या तो आप जो है सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आप लिख नहीं पा रहे हैं, तब भी आप दक्ष नहीं हो पाएंगे। तो ये जो 4 चीज़ें हैं आपस में एक दूसरे की पूरक होती हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बाकी अदरवाइज अगर कहीं दिक्कत है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए, क्योंकि मेरा हर संभव प्रयास है कि आपको अच्छी खासी चीज़ें समझ में आती रहें, है ना। चलिए अगला है, यहाँ देख सकते हैं, अगले क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। क्वेश्चंस है कि कार्यशाला प्रविधि से क्या अभिप्राय है ना। कार्यशाला प्रविधि है क्या चीज़, सवाल उठता है। देखिए इसका उत्तर कहा जा रहा है कार्यशाला एक निश्चित विषय पर जो है परिचर्या का प्रायोगिक कार्य है, जिसमें से सभी प्रतिभागी सदस्य अपने ज्ञान, अनुभवों व कौशलों के पारस्परिक आदान प्रदान द्वारा विषय के बारे में सोचते हैं। ये हमारा कार्यशाला प्रविधि कहा जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्यशाला का मूल सूत्र क्या है। भाई कार्यशाला का मूल सूत्र क्या है, कहा जा रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपस में मिलजुल कर सहयोगात्मक जो है भावना से कार्य करना ही हमारा कार्यशाला प्रविधि कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला, क्लार्क ने शिक्षण कौशल की क्या परिभाषा दी है। ये क्लार्क एक मनोवैज्ञानिक है, ये पहले ही चैप्टर से हैं, है ना। तो शिक्षण कौशल की क्या परिभाषा दी है, क्लार्क ने शिक्षण कौशल को परिभाषित करते हुए कहा है कि देखिए यहाँ से लिखेंगे, शिक्षण कौशल की उन क्रियाओं पर आधारित होता है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किया जाए। ठीक है, ये हमारे क्लार्क महोदय के अनुसार इनकी परिभाषाएं बन रही हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉमिसार के अनुसार शिक्षण कौशल क्या है। देखिए तमाम मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो आपको जो है आपने कभी हमें लगता है कि सुना नहीं होगा, है ना। ये कॉमिसार के अनुसार शिक्षण कौशल क्या है, तो इनके अनुसार अगर हम शिक्षण कौशल की बात करें तो यहाँ से देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जा रहा है कि शिक्षण कौशल वह है जो शिक्षण में विभिन्न तथा विशिष्ट क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे प्रारंभ, प्रदर्शन, आवेदन, अंदाज करना, पुष्टि करना, तुलना, व्याख्या, प्रश्न आदि। ये हमारे कॉमिसार के अनुसार शिक्षण कौशल की परिभाषा होती है ना। ये परिभाषा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपके सिलेबस में अगर रखा गया है तो मैंने आपको बताया। ठीक है, कहा जा रहा है एलेन के शिक्षण कौशल संबंधी क्या विचार है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है ना, लेकिन सिलेबस में था, मैंने आपको बता दिया, इसे आप खुद पढ़ लीजिएगा, हम इसे पढ़कर आपको नहीं बताएंगे, है ना। अच्छा यहाँ देख ही लीजिए, अगर आ ही गया है, कहा जा रहा है विभिन्न प्रतिनिधि अध्यापन जो है अध्यापन कौशल की पहचान और इन छोटे छोटे कौशलों पर अध्यापक प्रशिक्षण में ध्यान व समय देने से अध्यापक केवल उन्हीं कौशलों का नहीं बल्कि साधारण शिक्षण योग्यता का भी विकास करता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्राउन के अनुसार शिक्षण क्या है।
ब्राउन एक महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं, है ना। कहा जा रहा है ब्राउन ने अपने विचार देते हुए कहा है कि शिक्षण बहुपक्षीय क्रिया प्रक्रिया है ना, जिसमें शिक्षक के द्वारा विभिन्न क्रिया, प्रश्न पूछना, सुनना, छात्रों के उत्तर जानना तथा प्रतिफल देना, पुनर्वर्णन देना तथा अन्य क्रिया करना, ये हमारा ब्राउन के अनुसार शिक्षण का एक महत्वपूर्ण होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। अब देखिए उपचारात्मक यानी जब आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, बच्चों को कहीं दिक्कत है तो आप बच्चों के उपचार के लिए कैसे क्या करते हैं, ये उपचारात्मक शिक्षण बालकों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, ठीक है, किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। तो यहाँ शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, भाई अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में पिछड़ गया है तो आप उसके उपचार करेंगे, अरे ऐसा नहीं कि आप उसका ट्रीटमेंट, नो, ठीक है। मेरे कहने का सेंस आप समझिएगा, उपचारात्मक शिक्षण जो है किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है, तो आप कहेंगे जो है शैक्षिक रूप से अगर कोई बच्चा पिछड़ गया है तो उसे हम उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा आगे ले जाने का प्रयास करते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुस्तरीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है। अब बहुस्तरीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है समझने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है विभिन्न बुद्धिलब्धि स्तर वाले बालकों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की योजनाबद्ध प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है ना। ध्यान दीजिएगा, विभिन्न बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की योजनाबद्ध प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है जो है छात्रों के त्रुटियों का निराकरण किस प्रकार के शिक्षण के माध्यम से किया जा सकता है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि ऊपर देख लीजिए उपचारात्मक शिक्षण से बालकों के लिए क्या उपयोगी है ना। अब यहाँ वही चीज़ें आ रहा है कि छात्रों के त्रुटियों का निराकरण आप किस प्रकार के शिक्षण के माध्यम से करेंगे, तो आप कहेंगे हम उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से दूर करेंगे। ये सूक्ष्म शिक्षण महत्वपूर्ण है ना, माइक्रो टीचिंग जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चंस बन रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है। आप देखिए अगर हम सूक्ष्म शिक्षण की बात करें तो यहाँ समझने का प्रयास आप करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य है कि शिक्षण का लघु रूप, ठीक है, यानी पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है, तो आप कहेंगे शिक्षण का लघु रूप है ना। लघु मीन्स छोटा रूप है। आगे कहा जा रहा है शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में छात्रों के सामने प्रस्तुत करने की एक रुचिपूर्ण प्रक्रिया सूक्ष्म शिक्षण है ना। जैसे कोई पार्ट आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना, तो आप बच्चों को क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि हम उन्हें बड़े बड़े पार्ट में उन्हें दे देंगे और पता लगा उनको हम बाउंस कर जाए सारी चीज़ें, नो, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। अगर कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को आप पार्ट में विभाजित करके पढ़ाएंगे, चलिए आज ये वाला कल ये वाला, है ना। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे उस चीज़ को सुनकर वाकिफ होंगे उन्हें 100% उनके सटीक बैठ जाएगा, है ना। अन्यथा की स्थिति में सारी चीज़ें बाउंस कर जाएंगी तो आपकी जो पढ़ाने की स्टाइल है या कहा जाए सब कुछ पढ़ाया आपका व्यर्थ हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। भाई आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे, हम पढ़ा रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ना। तो मेरे कहने का सेंस वही है कि पढ़ाने का मज़ा तभी है जब बच्चे को समझ में आए, है ना। इसलिए मैं आपसे फीडबैक की हमेशा मांग करता हूं कि भैया प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें। मैं यहाँ तक कहता हूं कि मैंने नंबर आपको दे रखा है, आप उस नंबर पर भी संपर्क करिए कि महोदय ये मुझे नहीं समझ में आया। मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि आपको वो भी चीज़ें समझ में आए, है ना। इसलिए आप कतई इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, आपके पास वक्त है, समय है, आप देख लीजिए कौन से प्रश्न को कितने वर्ड में लिखना है, कैसे क्या करना है। आपको इस चीज़ को देखने के बाद आपको कॉपियों को लिखने का भी एक तौर तरीका पता लग रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं और आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि हाँ यहाँ से दी जाने वाली चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। चलिए अगला पेज आपके बीच में आ गया है, यहाँ से देख लीजिए। कहा जा रहा है सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो आप कहेंगे सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जो जनक हैं वो उसे हम एलन को कहते हैं, है ना। एक नंबर के क्वेश्चंस इसी तरह से बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इसी तरह से बनते हैं। यहाँ पूछ लिया जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है, 4 ऑप्शंस दे देगा जिसमें से एक एलन भी रहेंगे, आपको इसी पर क्लिक करना है ना। अगर ये चीज़ें आपको पता रहेंगी, ये फैक्ट है एकदम, इसमें आप किसी भी तरह की हिला हवाली नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन है शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं। शिक्षण कौशल वह आधार है जिसमें शिक्षक शिक्षण कार्य प्रभावी एवं रोचक तरीके से संपादित करता है ना। जो शिक्षक है, शिक्षण कौशल क्या है, स्किल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, है ना। तो शिक्षण कौशल वह आधार है जिसमें शिक्षक जो होता है वो शिक्षण कार्य प्रभावी एवं रोचक तरीके से संपादित करता है। जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, कभी कभी एक आध टीचर आपको मिल जाते हैं, वो हाव भाव क्रिया प्रतिक्रिया हर नियम का प्रयोग वो करते हैं, ठीक है। तो वही हमारा होता है कि आप शिक्षण कौशल आपके अंदर कैसा है, आप बच्चों को किस प्रकार से उन्हें समझा रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। यहाँ वही चीज कहा जा रहा है जिससे जो है शिक्षण कार्य प्रभावी एवं रोचक तरीके से संपादित करता है, वही हमारा स्किल डेवलपमेंट यानी अगर कहा जाए शिक्षण कौशल का आधार माना जाता है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन बन रहा है कि प्रश्न कौशल के अंतर्गत प्रश्न कैसे होते हैं। अब ये भी एक कौशल है ना। तो भाई जब आप प्रश्न बच्चों से पूछते हैं तो जो प्रश्न है वह प्रश्न कौशल के अंतर्गत कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं। प्रश्न सरल एवं स्पष्ट हो, भाई छोटा सा बच्चा है, जब उसके लेवल का प्रश्न ही नहीं रहेगा तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। प्रश्न प्रासंगिक हो जिसका कोई अर्थ निकले। कहा जा रहा प्रश्न स्तरानुकूल हो, आप कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पता लगा आप पहुंच रहे हैं कक्षा 5 के लेवल की चीज़ें, तो कोई मतलब नहीं है। जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं उसके स्तर के अनुकूल होना चाहिए, है ना, तभी आपके प्रश्न कौशल का जो महत्व है वो निकल पाएगा। अगला है प्रश्नों में विविधता तथा वे बोधगम्य हो, ठीक है। जो प्रश्न है उसमें हमारी विविधता है और बोधगम्यता है। अगला है जो है प्रश्न पाठ के अनुसार क्रमबद्ध श्रृंखला में होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे हैं और प्रश्न हम चैप्टर नंबर 5 से करें, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि यहाँ तक की चीज़ें तो स्पष्ट हो गई होंगी। आगे क्वेश्चंस है जो है कोल्विन ने प्रश्नीकरण के विषय में क्या कहा है। ये कोल्विन एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने प्रश्नीकरण के विषय में क्या कहा है समझिएगा। कहा है कि प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है। आगे कहा जा रहा है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। भाई अगर आप अच्छे खासे जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे उसके ज्ञाता हैं तो आप एक एक लाइन से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, है ना। आगे कहा जा रहा है उपलब्ध हो जाता है अर्थात प्रश्न के माध्यम से छात्रों को ज्ञान आसानी से प्रदान किया जाता है तथा शिक्षक छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम आपसे प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे तो आप दिमाग जरूर लगाएंगे कि नहीं यहाँ से ये चीज़ें अगर पूछी जा रही है तो कहीं ना कहीं इसमें खासियत जरूर है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है कि देखिए शिक्षण में प्रश्न बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। प्रश्न का बहुत बड़ा महत्व है, यह कहना कोई अतिशयोक्त नहीं होगा। सामान्य पाठ या विशिष्ट शिक्षण में किसी शिक्षक की सरलता उसके भली भांति प्रश्न पूछने की क्षमता पर या योग्यता पर निर्भर करते हैं। यह कथन किसका है तो आप कहेंगे यह कथन रायबर्न का है, इसमें आप किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है रेमंड, ठीक है। रेमंड के अनुसार एक अच्छा प्रश्नकर्ता कौन है। रेमंड एक मनोवैज्ञानिक हैं, ये कह रहे हैं कि एक अच्छा प्रश्नकर्ता कौन हो सकता है। तो उत्तर लिखेंगे उत्तम प्रश्न करने की शैली प्राप्त करना तथा एक नए शिक्षक के मुख्य आकांक्षाओं में से एक होना चाहिए। अतः यह एक अच्छा प्रश्नकर्ता तथा एक अच्छा शिक्षक होता है। फिर से सुनेंगे, कहा जा रहा है उत्तम प्रश्न करने के लिए शैली प्राप्त करना। भाई आप उत्तम प्रश्न तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आपके बीच में आपके पास शैली होगी। पता लगा आप भले ही पढ़ा रहे हैं, देखिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर होते हैं लेकिन उन्हें पढ़ाने का तौर तरीका नहीं पता होता है कि हम बच्चों को, आपको भले ही बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, लेकिन अगर आप बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाएँ तो आपके नॉलेज से कोई मतलब नहीं होता है। आपको कम ज्ञान है, कम नॉलेज है, लेकिन अगर आप बच्चे को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं, है ना। तो यही होना चाहिए। तो अच्छा प्रश्नकर्ता कौन हो सकता है। उत्तम प्रश्न करने की शैली प्राप्त करना, एक नए शिक्षक की मुख्य आकांक्षाओं में से एक होनी चाहिए, ठीक है। अतः एक प्रश्नकर्ता एक अच्छा शिक्षक होता है। जब आप अच्छे खासे प्रश्न बच्चों से कर ले जाएंगे, ठीक है, तो ही आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में माने जाएंगे। पार्कर का प्रश्न
अगला क्वेश्चन है पार्कर का प्रश्न के विषय में क्या विचार है ना। यहाँ देखिए प्रश्न आदत कौशल जो है के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी होती है ना। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन अगर हम कहें वुडवर्थ ने अधिगम के संबंध में क्या परिभाषा दी है। अधिगम में सीखना होता है, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। कहा है कि यहाँ से देखेंगे किसी भी ऐसी प्रक्रिया को जो व्यक्ति के विषय में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार एवं अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते थे भिन्नता स्थापित करते हैं सीखने की संज्ञा दी जा सकती है ना। तो आप इसे वुडवर्थ के अनुसार अधिगम के संबंध में क्या परिभाषा दी, ये आप अपने मन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला अंतिम क्वेश्चन है आपके बीच में बर्नहटे ने अधिगम की क्या परिभाषा दी है। ये बर्नहटे एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने अधिगम की क्या, देखिए ऊपर वाला भी अधिगम की परिभाषा है, नीचे वाला भी अधिगम की परिभाषा है। तो कहा है कि जो है अधिगम को परिभाषित करते हुए सीखना व्यक्ति के कार्यों में से एक अस्थायी परिवर्तन लाना है ना। जैसे आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो आपके बीच में आपका एक अस्थायी परिवर्तन लाता है ना। आगे कहा जा रहा है जो निश्चित परिस्थितियों में से किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने अथवा किसी समस्या को सुलझाने में प्रयास में अभ्यास द्वारा किया जाता है। जैसे आप किसी चीज़ को सीख ले गए है ना, और सीखने के बाद आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ये तो तय है। अच्छा, कोई चीज़ सीख ले जाएंगे और जो अगर उसे सीखने के बाद अगर कोई चीज़ उसमें समस्या आ रही तब भी आप उस चीज़ को सुलझा ले जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए बहुत बड़े बड़े लेक्चर तो हम आपको नहीं देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम आधे घंटे 30 मिनट का लेक्चर देते हैं, ठीक है। मैं आपसे कहना चाहूँगा आपको जो भी समस्याएं हैं, जो भी कुछ कहना है, आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए खुला होता है ना। आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें। मैं फीडबैक इसलिए कहता हूं कि आपके द्वारा दिया गया फीडबैक ही मुझे अगले वीडियोस के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। यानी मेरे अंदर भी जो टीचिंग स्किल्स है उसे हम और डेवलप करना चाहते हैं। जैसे हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हमारे तौर तरीके हैं, उसमें हम चेंजिंग लाएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन आपका फीडबैक मिलेगा तब। नहीं तो जो चल रहा है, जैसे चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। हाँ, अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप मुझे बताइए, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।